Hi, I am Ronak and I am here for teaching a very beautiful and very interesting subject, physics. This is my first YouTube video. So let's start the video. Okay. तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है, आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है, ये बेसिकली हमारा 3 पार्ट्स में रहने वाला है। कितने पार्ट्स में रहने वाला है? ये हमारा 3 पार्ट्स में रहने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको ओरिएंट करूंगा और थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस का के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, सिलेबस का एक ओवरव्यू आपको मैं दूंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो 9th और 10th में जो फिजिक्स पढ़ी है और अभी जो आप 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ की फिजिक्स कैसी थी, यहाँ की फिजिक्स कैसी है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा। और तीसरे पार्ट में मैं आपको आपका जो पहला टॉपिक है जो आज जिसका लेक्चर भी है, कैनेमैटिक्स मैकेनिक्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए फिर हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट से। मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंट करूंगा और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, क्या सिलेबस है पहले आप वो देख लो, और तभी सही भी रहता है अगर आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। पहले हमें ये जानना है ना कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, एक और बात, कौन कौन से मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट जो 10th अभी जस्ट पास आउट किए हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर 11 जो ऑलरेडी 12th में हैं या ड्रॉपर हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। 9th और 10th वाले नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल, 9th और 10th वाले भी मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। कंटेंट एकदम इजी रहेगा, लेकिन उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 9th और 10th दोनों के लिए मैं अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा फिजिक्स की। ठीक है, साइंस की जो उनकी बुक है उनके वीडियोस में लेक्चर्स अपलोड करूंगा अपने ही चैनल पे। ठीक है, चाहे तो वो भी देख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई इशू नहीं है, उनके लिए अलग से लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, फिलहाल आइए हम सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही आ रही है या नहीं। ठीक है, हाँ वीडियो ठीक आ रही है। आइए फिर हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से और थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, आइए। क्या है फिजिक्स? आपको जो फिजिक्स पढ़नी है 11th 12th में, जो फिजिक्स आपको पढ़नी है, ये आपका 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में आपके फिजिक्स। ठीक है, एक आपका आपके 11th की फिजिक्स है और एक आपकी 12th की फिजिक्स है। एक 11th की फिजिक्स और एक 12th की फिजिक्स। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, तो अभी जो मैं सिलेबस आपका लिखने जा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक्स वगैरह में लिख रहा हूँ, आप इसे प्लीज एनसीईआरटी से मैच करने मत चले जाना, क्योंकि जब आप इसे एनसीईआरटी से मैच करोगे तो फिर आपको लगेगा कि सर ये सारे टॉपिक्स तो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो सर, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। वो चैप्टर्स को अपने हिसाब से क्या करते हैं, बांट करके रखते हैं। ऐसे चैप्टर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, और कि ताकि उनको भी पढ़ाने में सहूलियत हो और स्टूडेंट जो उनसे पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है कि एक चैप्टर के बाद जो दूसरा चैप्टर दिया रहता है, फिर वो सिस्टमेटिक वे में नहीं रहता है। ठीक है, काफी टीचर्स को वो सिस्टमेटिक वे में नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए वो अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं, कब किस चैप्टर को कब पढ़ाना है, किस चैप्टर के बाद किसको पढ़ाना है, तो उस हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो वही बात मेरे साथ भी है कि मैं भी अपने हिसाब से चैप्टर्स को बांट करके आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में और मुझे भी आसानी हो पढ़ाने में। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स लिखने जा रहा हूँ वो आपके मेजर टॉपिक्स हैं। कौन टॉपिक्स हैं? मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके फिजिक्स के। उसे आप चैप्टर मत समझना, चैप्टर्स उसके अंदर हैं। क्या है? उसके अंदर चैप्टर्स हैं। ये आपका एक, आप मेजर टॉपिक्स इसको समझ सकते हैं, मेजर टॉपिक है, इसके अंदर काफी चैप्टर्स। तो 11th की अगर बात करें तो 11th में टोटल आपके ये 4 हैं। पहला जो है, पहला क्या है? पहला है आपका मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। दूसरा क्या है? दूसरा है हीट। तीसरा क्या है? एसएचएम एंड वेव मोशन। और फोर्थ टॉपिक क्या है? फोर्थ टॉपिक आपका जो है वो है
फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। सर यहाँ पे भी मैकेनिक्स है, वहां पे भी मैकेनिक्स है, कोई डिफरेंस है क्या सर दोनों में? हाँ दोस्तों डिफरेंस है। ये जो मैकेनिक्स है, ये वाला मैकेनिक्स आपका रिजिड बॉडी का मैकेनिक्स है, सॉलिड बॉडी का मैकेनिक्स है। यहाँ पे आप फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़ते। सर मैकेनिक्स क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको आज ही के लेक्चर में मैं आपको मैकेनिक्स बताऊंगा। आप मेरे साथ बस बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड आप जानते होंगे, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस, ये सब फ्लूइड होता है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपके चार मेजर टॉपिक है 11th के, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर इसके अलावे भी, इसके फर्दर भी हमने दो टॉपिक का और भी नाम सुना है जो हमें 11th में पढ़ना होता है। ठीक है, उसे भी हम पढ़ेंगे, उसे भी मैं लिखूंगा। लेकिन ये आपके मेजर टॉपिक है, आपके रियल फिजिक्स है। रियल फिजिक्स यहीं से आपकी स्टार्ट होती है, मैकेनिक्स से आपकी रियल फिजिक्स जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। उनका भी मैं ऑल दो नाम मेंशन करूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आइए हम थोड़ा सा 11th के बाद हम 12th की फिजिक्स थोड़ी सी हम देख लेते हैं। 12th की फिजिक्स हम थोड़ी सी देख लेते हैं क्या रहने वाला है इधर सिलेबस। इधर भी आपको चार मेजर टॉपिक्स मिलेंगे। कितने मेजर टॉपिक्स मिलेंगे? चार। कौन कौन से? पहला जो टॉपिक आपका रहने वाला है मेजर, वो आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला टॉपिक है आपका। दूसरा आपका मैग्नेटिज्म, तीसरा जो टॉपिक आपका रहने वाला वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। फोर्थ टॉपिक जो यहाँ पे आपका रहने वाला ऑप्टिक्स, क्या रहने वाला है? ऑप्टिक्स। ये आपके चार टॉपिक्स इधर, चार टॉपिक्स इधर, चार 11th में और चार आपका 12th में। ये आपके टोटल 8 टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं। इसे आप, मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ कि इसे आप चैप्टर मत समझ लेना। ये चार चैप्टर, ये चार चैप्टर, ये चैप्टर्स नहीं है दोस्त, ये टॉपिक्स है। इसके अंदर चैप्टर्स है, इसके अंदर चैप्टर है, काफी सारे चैप्टर इसके अंदर है, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। कैनेमेटिक्स है जिसका आज फर्स्ट लेक्चर भी है, एनएलएम है, का फ्रिक्शन है, सेंटर ऑफ मास है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, सब मैं आपको बताऊंगा। हीट के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, कैलोरीमीटर, आपका थर्मोडायनेमिक्स और भी चैप्टर्स हैं। एसएचएम एंड वेव में है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर्स हैं, कैपेसिटर, गॉस लॉ, सारे चैप्टर्स हैं। मैग्नेटिज्म में चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये केवल 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, फिर तो आप ये सोचोगे सर 9th और 10th में तो हमने इससे भी ज्यादा पढ़ाई करी थी, 8 ही चैप्टर नहीं थे 9th और 10th में, ज्यादा ही चैप्टर्स हमारे 9th और 10th में थे। तो क्या ये उससे इजी है क्या सर? या फिर उतना ही जितना हमने 9th और 10th में पढ़ा है उतना ही 11th और 12th में भी हमें पढ़ना है? तो नहीं दोस्त, दोनों अलग है। कैसे अलग है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले ये आप अपना सिलेबस देख लो। हाँ, मैं स्टार्टिंग में क्या कह रहा था कि इसके अलावे भी, इसके फर्दर भी दो और टॉपिक्स होते हैं 11th में जिसे हमें पढ़ना होता है, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना होता है। वो दोनों टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप देखो। पहला जो है वो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। पहला क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका वेक्टर्स। दूसरा क्या है आपका? वेक्टर्स। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में आपको कौन सी पढ़नी पड़ेगी? बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। किसी भी टीचर के पास जब आप जाओगे तो मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले कौन चीज पढ़ाएगा आपको, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा? वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। वो पहले आपको वेक्टर्स पढ़ाएगा, उसके बाद मैकेनिक्स पे वो आएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट मैकेनिक्स आपको नहीं पढ़ा सकता, वो डायरेक्ट मैकेनिक्स आपको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत सारा यूज आता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का, वेक्टर्स का, ये सारी चीजों का। लेकिन ये आपकी रियल फिजिक्स है। रियल फिजिक्स जो फिजिक्स होती है वो यहाँ से आपकी रियल वाली स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जनरल फिजिक्स है आपकी,
इसे लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात, आप जो सोच रहे हैं सर पढ़ने तो आए थे फिजिक्स, आप बता रहे पहले मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो हाँ दोस्त, ये मैथ्स आप जो सोच रहे हैं मैथ, वो वाली मैथ नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। ये मैथ अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, अभी तक आपने ये वाली मैथ नहीं पढ़ी, ये आप पढ़ोगे 11th और 12th में, ये वाली मैथ आप पढ़ोगे। लेकिन हमें जब जरूरत होती है इसकी तो हम इसे पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स वाले सर भी इसे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं अभी कैनेमेटिक्स का लेक्चर शूट करके अपलोड करूंगा, बट देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम बचता है या फिर सारा कुछ सही रहा तो मैं पैरेलली बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स के लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूंगा। ऑल्दो आपकी रियल फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, मैकेनिक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से आपको वही बोल रहा हूँ कि बिना बेसिक मैथमेटिक्स और बिना वेक्टर्स देखे हुए आप मैकेनिक्स मत देखना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आपको फिजिक्स टफ लगेगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपका 8 टॉपिक्स और ये 10 टॉपिक आपके 11th और 12th की फिजिक्स मिला के होती है, ठीक है। अब कंटेंट वाइज अगर वेटेज की बात करोगे, कंटेंट वाइज वेटेज की बात करोगे, किसमें कितना कंटेंट है 11th और 12th में, तो कंटेंट आपको इसमें ज्यादा मिलेगा, किसमें, आप इसको इसमें ज्यादा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो 55 to 60% आपका 11th की फिजिक्स रहती है, और 12th की फिजिक्स आपकी 40% इतनी फिजिक्स आपकी किसकी रहती है, 12th की फिजिक्स रहती है। डिफिकल्टी लेवल में भी अगर आप बात करें तो ये 11th की फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा टफ होती है, और ये 12th की फिजिक्स जो है थोड़ी कम टफ होती है। कंपेयर करें अगर इन दोनों में, तो ये वाला आपको थोड़ा सा ज्यादा टफ लगेगा आपको, और ये 12th वाली फिजिक्स जो है ये आपको थोड़ी सी कम टफ लगेगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा सिलेबस रह गया, मैंने वेटेज भी बता दिया आपको, ये कंटेंट वाइज ये 55-60% रहता है, ये 40-45% आपका ये 12th वाली फिजिक्स रहती है, ठीक है। तो अगर आप एक बार नोट डाउन करना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। फिर मैं इसे क्लीन करता हूँ और उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 12th बोर्ड के लिए, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा। बट अगर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, लाइक जेई या फिर नीट की या फिर कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एंट्रांसेस लाइक कॉमेट के, महाराष्ट्र सीईटी के, सीईटी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अगर आप अपीयर होना चाहते हो तो फिर आपको ये दोनों करना पड़ेगा। उसमें 11th से भी क्वेश्चंस आते हैं और 12th से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप स्किप नहीं कर सकते हो 11th को। इवन अगर आप 12th बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप 11th को स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप 11th को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये आना पड़ेगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए ये तो मेन बात क्या है कि अगर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि मैं जब 12th में जाऊंगा, या फिर मैं अगर अभी 12th में हूँ, मेरा 11th बर्बाद हो चुका है, तो भी मैं 11th को स्किप करके मैं 12th पे फोकस करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 11th को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक्स जैसे ये मैकेनिक्स है, ठीक है, इसका बहुत यूज रहता है फिजिक्स में। आप आगे जब 11th 12th में भी जाओगे तो भी इसका यूज आपको हल्का फुल्का दिखते रहेगा, अच्छा यूज। ऑल्दो आप कह सकते हो मैकेनिक्स का रहता है बहुत सारे टॉपिक्स। फिजिक्स इसलिए टफ लगती है, एक्चुअली फिजिक्स टफ किस लिए हो जाती है, फिजिक्स में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। आप एक चैप्टर छोड़ करके या फिर एक क्लास छोड़ के आप जो चाहोगे कि दूसरा क्लास मुझे समझ में आ जाए, वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको पूरा एकदम वेल डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम आपको सारे लेक्चर्स करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको फिजिक्स समझ में आएगी, नहीं तो फिजिक्स बहुत फिर टफ होती है। अगर आपका एक भी क्लास मिस हो जाएगी आपकी, तो आपको फिजिक्स बहुत टफ लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया मैंने कि अगर आप 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बस यही 4 टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ये 12th वाला पोर्शन सिर्फ पूछा जाएगा आपको। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की, आपको ये दोनों टॉपिक, दोनों 11th और 12th दोनों से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। और आप इसको पढ़ने के लिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनसे काफी कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं इनके जो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। राइट डाउन कर लिए हो तो ठीक, नहीं किए हो तो आप एक बार फिर से इसे राइट डाउन कर लो। मैं इसे क्लीन करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं।
आपने लिख लिया वो, ठीक है। आपको सिलेबस समझ में आ गया, आपका सिलेबस क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 9th और 10th की जो फिजिक्स आपने पढ़ी है और 11th और 12th में जो मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों यहाँ पे जो फिजिक्स होती है वो थोड़ी सी ज्यादा टफ हो जाती है 9th और 10th के कंपैरिजन में, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वहां पे जो आपने फिजिक्स पढ़ी है 9th और 10th में, वो फिजिक्स ज्यादातर आपने कौन सी फिजिक्स पढ़ी है, थ्योरी वाली फिजिक्स पढ़ी है। कैसी फिजिक्स थी वो थ्योरिटिकल फिजिक्स थी। यहाँ पे जो फिजिक्स है ये एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स है। थ्योरी एप्लीकेशन, सर ये क्या होता है थ्योरी और एप्लीकेशन, मैं आपको समझाता हूँ। वहां पे जो आपने पढ़ी थी वो क्या, कौन सी फिजिक्स थी, वो थ्योरी वाली फिजिक्स थी। यहाँ पे जो आप फिजिक्स पढ़ोगे वो एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स है। कैसे, कौन सी बेस्ड फिजिक्स है वो, किस पे बेस्ड है, वो एप्लीकेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे एप्लीकेशंस आपको ज्यादा करने होंगे। एप्लीकेशंस कहने का मतलब न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डे टू डे लाइफ से मैं रिलेटेड एक चीज समझाता हूँ। जैसे बाइक, आप जानते हो कि बाइक चलाना आपको आता भी होगा, ठीक है। आप मान लो मेरे पास आप आए और मुझे बोले सर मुझे बाइक सीखनी है, भैया मुझे बाइक सीखनी है, ठीक है। कैसे बाइक सीखा जाता, मैं आपको सिंपली बोल दूंगा क्या, कि बस ज्यादा कुछ तो है नहीं, बाइक निकालो, कीज डालो और फिर से स्टार्ट करो बाइक को। सेल्फ से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर किक से स्टार्ट करो और क्लच लो, गियर डाउन करो और फिर धीरे 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 क्लच छोड़ोगे तो बाइक आगे बढ़ेगी। ये मैंने आपको क्या बता दिया, बाइक चलाने की थ्योरी। एप्लीकेशन किसे करनी है, एप्लीकेशन आपको करनी है। आप जाओगे, गाड़ी निकालो, बाइक निकालोगे अपनी, कीज डालोगे, स्टार्ट करोगे, क्लच लगाओगे, क्लच लोगे और फिर गियर डाउन करने के बाद क्लच धीरे धीरे छोड़ोगे तो बाइक आगे बढ़ेगी। ये क्या हो गया, ये एप्लीकेशन। ये किसे करना है, ये आपको करना है। और हो सकता है कि एप्लीकेशन करते टाइम आप गिरो, एप्लीकेशन करते टाइम आप क्या करो, आप गिर सकते हो बाइक सीखते टाइम। बाइक या फिर जब आपने सीखी होगी बाइक, जो जो सीख चुका है, बाइक सीख चुकी है, वो आप देखे होंगे, आप एप्लीकेशन करते टाइम जब आप बाइक सीखने जाते हो तो आप एक दो बार गिरते हो, ठीक है। क्या होते हो, गिरते हो। वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब आप फिजिक्स की एप्लीकेशन करने जाओगे तो यहाँ पे आप कुछ टाइम गिरोगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन समझ में ही नहीं आएगी, आपको लगेगा कि क्या है ये, इतना टफ एप्लीकेशन थोड़ी ना होता है। लेकिन यकीन मानो ये उतनी भी टफ नहीं है। बाइक अगर आप सीख सकते हो तो आप फिजिक्स के एप्लीकेशन भी सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एप्लीकेशन करते टाइम गिरोगे जैसे, लेकिन करना क्या है, जैसे वहां पे बाइक सीखते टाइम जब आप गिरे थे और आपने बाइक चलानी नहीं छोड़ी थी, तो वही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आपको फिजिक्स की एप्लीकेशन को सॉल्व करना छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप सीखते जाओ, सीखते जाओ, आप धीरे धीरे एप्लीकेशंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये तो डे टू डे लाइफ से मैंने आपको बता दिया। अब एक्चुअल में मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल लेता हूं मैं फिजिक्स की, जो आपको भी आता होगा, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि 11th और 12th की फिजिक्स और 9th और 10th की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करता हूं, ठीक है। आप देखो मेरे साथ। एक और बात, जब आप पढ़ रहे हो 9th 11th और 12th की फिजिक्स, जब आप पढ़ रहे हो, ये वाला लेक्चर आप देख रहे हो, इससे पहले आप क्या करो, एक बार आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार 9th और 10th की जो फिजिक्स आपने पढ़ी थी उसको आप एक बार क्या करो, उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, उसको एक बार रिवाइज करो। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, वो आपको काफी हेल्प करेगा ये इन सब चीजों को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक्स तो मैंने पढ़े हैं, ये टॉपिक्स तो मैंने देखे थे, इस पे मैंने क्वेश्चंस करे हैं, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो केवल उतना ही नहीं यहाँ पे रहता। मैं आपको को ये कह रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक आएंगे जिनका नाम आप पहले सुने होंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे 9th और 10th में जो आपको जितनी पढ़ाई गई होगी, जितना कंटेंट उस टॉपिक के बारे में दिया गया होगा, उससे काफी ज्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 9th और 10th की फिजिक्स और 11th और 12th की फिजिक्स को में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक फिजिक्स की एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। आप न्यूटन के सेकेंड लॉ को आप जानते होंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ को आपने पढ़ा होगा, आपके 9th में ही है ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, आप जानते होंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ,
फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही आ रही है। हाँ, वीडियो सही आ रही। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू एम ए। आपने पढ़ी होगी न्यूटन के सेकेंड लॉ में कि न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट नेट फोर्स अप्लाइड on an object is product of the mass of that object and acceleration of that object। नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे हमने अप्लाई किया है F, तो वो F का वैल्यू क्या होगा? उस F का वैल्यू होगा मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसे लिखे देता हूँ। F क्या है आपका? F है नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। M क्या है? M इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास। ए क्या है? ए है आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। फोर्स लगाने से बॉडी में जो एक्सेलरेशन आई होगी वही है ये। न्यूटन का सेकंड लॉ यही नहीं कहता है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे और बॉडी किसी m मास के बॉडी पे अगर आप F फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी में A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो फोर्स की वैल्यू आपका कितना होता है? प्रोडक्ट होता है मास के और उस एक्सेलरेशन के। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है A का। किसका? A का। एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? A इक्वल्स टू F अपॉन M। यही एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इतना आपने नाइन्थ और नाइन्थ में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये जो आपने पढ़ी ये थ्योरी थी। ये क्या थी? थ्योरी थी। नाइन्थ टेंथ में आप यही पढ़ते होगे। ठीक है, लेकिन 11th 12th में आपको ये नहीं पढ़ने को मिलेगा। ऑल्दो ये आपको रहेगा, ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको रहेंगे, लेकिन 11th और 12th में आपको क्या कहेगा करने के लिए? 11th और 12th की फिजिक्स, इंटरमीडिएट की फिजिक्स, इसमें आपको बोलेगा, इसमें आपको ऐसे नहीं, इसमें आपको कहेगा कि अगर एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg और उसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप बताओ उस बॉडी पे फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा हो तभी एक्सेलरेशन आया होगा। तो उस बॉडी पे जो फोर्स लगा है उस फोर्स की वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके क्या करो? उस फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ। ये आपको 11th और 12th में पूछा जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो हमने 9th में भी करा था, 9th में भी करा था। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आपको। ठीक है, 11th और 12th में क्या पूछा जाता है और 9th और 10th में क्या पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, ये एग्जाम्पल तो आपने किया हो। अब मैं वो वाला एग्जाम्पल ला करके थोड़ी ना आपको रख दूंगा जो आपके समझ में ही नहीं आए। मैंने क्या कहा? फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले ही लेक्चर में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आपको आता हुआ मैं आपको ला करके कोई भी क्वेश्चन रख दूंगा जेई का या फिर नीट का, तो फिर आपको लगेगा क्या इंटरेस्टिंग है, ये तो इतना टफ है, पहले ही लेक्चर में पहले ही क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे। आप समझो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अप्लीकेशन हुआ, ये आपका थ्योरी हुआ। और 9th और 10th में थ्योरी ज्यादा थी, यहाँ पे अप्लीकेशन ज्यादा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई या फिर नीट की आप बात कर लो, जेई या फिर नीट में आपको मोर देन 80-85% आपको क्या रहेंगे? एप्लीकेशन ही रहेंगे। थ्योरी बहुत कम आता है, 15 to 20% ही आपकी क्या रहते हैं? थ्योरी रहते हैं। वहां पे आपको एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, और उसी में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। थ्योरी तो इंसान पढ़ लेता है, स्टूडेंट थ्योरी तो पढ़ लेता है, लेकिन असली दिक्कत कहाँ आती है? प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिफिकल्टी कहाँ आती है? डिफिकल्टी आती है एप्लीकेशन सॉल्व करने में। ऐसे एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, एप्लीकेशन आपको टफ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सॉल्व होता है। ऐसी बात नहीं है वो सॉल्व नहीं होती, वो भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको आता है, वैसे तो ये तो ऑरली भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए हम जानते हैं क्या हम करेंगे। हम फ्रॉम ऐसे ही ना आप सॉल्व करते थे जब आप 9th में थे, तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू M इन टू ए।
So F equals to M is 5 and A is 3. A is 3. So F equals to 15 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन दोनों एक ही चीज है, दोनों यूनिट्स हैं फोर्स के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका थ्योरी हो गया। मैंने आपको बता दिया कि 11th और 12th की फिजिक्स और 9th और 10th की फिजिक्स कैसे अलग है, कैसे क्या डिफरेंस है उनमें। आपको 9th 10th में थ्योरी ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। यही आपका मेजर डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आपका यही है, ठीक है। अगर आप बोर्ड देने जाओगे तो बोर्ड में हो सकता है आपको एप्लीकेशंस कम मिले, थ्योरीज ज्यादा मिले, ठीक है, डेरिवेशंस वगैरह मिले। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको वहां पे ये एप्लीकेशंस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसे राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो फिजिक्स इतनी सी है, फिजिक्स कितनी है, फिजिक्स इतनी ही है। इस क्वेश्चन को जैसे ये वाला एप्लीकेशन सॉल्व करने जब हम आए तो फिजिक्स तो बस इतनी ही है ना, एफ इक्वल्स टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए, फिजिक्स इतनी है। उसके बाद क्या है, 5 into 3, ये मैथमेटिक्स है, ये क्या है, मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये 5 into 3, इसके लिए हमें मैथमेटिक्स टूल करके या फिर बेसिक मैथमेटिक्स करके पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों, इतनी भी आसान मैथमेटिक्स नहीं आती है फिजिक्स में, ठीक है। अब मैं पहले ही लेक्चर में क्या मैं उन सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं, आपको इंटरेस्टिंग के बजाय बोरिंग लगने लगेगी फिजिक्स, टफ लगने लगेगी फिजिक्स। मैं आपको ये बस बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का यूज होता है फिजिक्स में, काफी यूज होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसीलिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स करके एक चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। वहां पे आपको ये सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाया जाएगा, वहां पे आपको इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का भी आइडिया आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सर हमारे 11th 12th में मैथ वाले सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये कैलकुलस का पार्ट होता है, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट होता है, ठीक है। कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैकेनिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है फिजिक्स में, उसी तरीके से कैलकुलस 12th मैथ्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। काफी सारे क्वेश्चंस उससे क्या होते हैं, आपके बनते हैं, वो आपके सर पढ़ाएंगे आपको। आप जब 12th में जाओगे तो आपके टीचर जो हैं मैथ वाले वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप 12th में उसे पढ़ोगे और तब तक क्या फिजिक्स वाले सर क्या करेंगे? फिजिक्स वाले सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? फिजिक्स आप तब तक नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स आप पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तब हम उतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स वाले सर करते क्या है, फिजिक्स वाले सर आपको बस जितनी मैथ की उनको जरूरत है, जितनी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस इनकी जरूरत है उन्हें, वो उतना पार्ट आपको पढ़ा देंगे और फिर आगे आपको प्रोसीड करवाएंगे, आगे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही बेसिक मैथमेटिक्स में होता है, इसीलिए हमें वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 9th और 10th की फिजिक्स और 11th और 12th की फिजिक्स में डिफरेंस। क्यों टफ लगती है 11th और 12th की फिजिक्स थोड़ी सी, वो भी मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा रहता है और एप्लीकेशन इस टाइप के नहीं आएंगे। ये वाला एप्लीकेशन तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको समझ में आए कि थ्योरी क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है और कैसे दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप इसे राइट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आप राइट डाउन करो, आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक है। इसे लिखो, मैं इसे क्लीन करता हूँ, ओके। तो लिख लिया आपने, आपको समझ में भी आ गया। तो हमारे वीडियो का जो 2 पार्ट था वो आपका फिनिश हुआ। पहले पार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा ओरिएंट किया और थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि 11th और 12th की फिजिक्स 9th और 10th की फिजिक्स से कैसे अलग है और क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है। तो डिफिकल्टी लेवल आज की 9th और 10th की कुछ रहती ही नहीं, बहुत कम रहती है। 11th और 12th में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको समझ में आएगा। अब तीसरे पार्ट में मैं आपको एक्चुअल जो टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स, जो मैं आपको बता रहा था कि मैकेनिक्स में आपको बताऊंगा आज, कैनेमेटिक्स में आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ मैकेनिक्स, ठीक है।
ठीक है। क्लीन कर देता हूँ। आप हेडिंग दे दो मैकेनिक्स। क्या? मैकेनिक्स। ठीक है, मशीन नहीं है ये, मैकेनिक नहीं है ये, मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। फिजिक्स का एक टर्म है मैकेनिक्स। आइए इसे हम स्टडी करते हैं, इसे हम डील करते हैं। इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये मेजर टॉपिक मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स। कैनेमेटिक्स हैं। ठीक है, कैनेमेटिक्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी देखे होंगे। फ्रिक्शन की थोड़ी सी चर्चा आपके 9th और 9th में हुई होगी, आई गेस। हाँ, हुई होगी थोड़ी सी चर्चा आपकी फ्रिक्शन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई होगी। वर्क एनर्जी पावर आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, काफी ज्यादा इवन पढ़ना पड़ता है। तो मैकेनिक्स की बात करते हैं हम, किसी बात करते हैं हम मैकेनिक्स की। आइए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ पहले आप देखो कि मैं लिख क्या रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम समझते हैं। मैकेनिक्स इज द branch of physics in which we study about motion। किसके बारे में हम स्टडी करते हैं वहां पे? मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। देखो, फिजिक्स क्या है आपका? फिजिक्स आपकी बेसिक साइंस का एक क्या है पार्ट है, बेसिक साइंस का आपका एक क्या है पार्ट है। आप सुनते आते होगे बचपन से कि साइंस में क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग। साइंस में वही चीजें हम पढ़ते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, वही हम कहाँ पढ़ते हैं? वही हम साइंस में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में भी हम वही चीज पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन क्या हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है या नहीं? मोशन है ना, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मोशन। हम हर दिन मोशन करते हैं, हम दौड़ते हैं, मोशन करते हैं, हम वॉक करते हैं, मोशन करते हैं, रनिंग करते हैं, मोशन करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? मोशन ही है। ठीक है, मोशन आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको मोशन बताऊंगा भी। ठीक है, तो वही चीज है। मैकेनिक्स किसके बारे में पढ़ाई कर मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? मैकेनिक्स में हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, मोशन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर हम करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आइए मैकेनिक्स के बारे में और कुछ हम जानते हैं। मैकेनिक्स है 3 पार्ट्स। मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं मैकेनिक्स के। पहला, जो आज का हमारा टॉपिक भी है और हमारा पहला चैप्टर भी है, कैनेमेटिक्स। क्या हमारा? कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स समझो क्या होता है? कैनेमेटिक्स 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कैनेमेटिक, दूसरा डायनेमिक, और तीसरा आपका क्या रहेगा? तीसरा एनर्जेटिक रहेगा। कैनेमेटिक्स क्या रहता है? कैनेमेटिक्स में हम वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट knowing without knowing its cause।
कैनेमेटिक्स किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। तो कैनेमेटिक्स में भी हम मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे, लेकिन उसके कॉज के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। सर कॉज क्या होता है? मैं सारी बातें आपको बताता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है? और भी पार्ट्स जो हैं इसके मैं उसे लिखता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्या आपका? दूसरा है डायनेमिक्स। दूसरा क्या है आपका? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट cause of मोशन। ओके। तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन। किसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं एनर्जेटिक्स में? मोशन के इफेक्ट के बारे में। मोशन के इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। कहाँ पे? एनर्जेटिक्स में। देखो मैकेनिक्स किसके बारे में हम स्टडी कराता है? मैकेनिक्स हमें स्टडी कराता है मोशन के बारे में, ठीक है? मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हैं? मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स हैं, कैनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स। कैनेमेटिक्स में भी हम मोशन के बारे में भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन मोशन के कॉज के बारे में बिना जाने के। मोशन के कॉज के बारे में आप मेरे से नहीं पूछ सकते। आप मेरे से, मैं आपको ये तो बताऊंगा कि मोशन हो रहा है, ठीक है? ये पढ़ाई करेंगे कि मोशन हो रहा है, ठीक है? लेकिन मोशन के कॉज क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? ये आप मेरे से नहीं पूछ सकते सर मोशन कैसे हुआ, ठीक है? तो सर वो हम क्या नहीं पढ़ाई करेंगे उसके कॉज के बारे में, ठीक है? कॉज के बारे में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। पढ़ेंगे किस में? पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में आप पढ़ोगे कि मोशन क्यों हुआ, मोशन कैसे हुआ, मोशन के पीछे की वजह क्या थी। और एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? मोशन हुआ तो हुआ क्या, एक्चुअली मोशन हो गया तो उससे हुआ क्या, इफेक्ट क्या हुआ मोशन का, ठीक है? देखो जैसे जैसे आप समझ सकते हो, कोई भी आप काम करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है और उस काम का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो काम के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? कैनेमेटिक्स में। मैं एक बात आपको जनरलाइज करके बता रहा हूँ, या इसको केस 1 ले लो, केस 2 ले लो, केस 3 ले लो। काम के बारे में पढ़ना केस 1 में, काम के वजह के बारे में केस 2 में, और काम का इफेक्ट क्या पड़ा, आउटकम क्या आया, वो केस 3 में। तो उसी तरीके से ये 3 है। कैनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में मोशन के कॉज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि छूट गया था हमारे केस 1 में। कैनेमेटिक्स में कॉज के बारे में तो हम वहां पे नहीं पढ़े। और 3 में आउटकम के बारे में, मोशन का इफेक्ट क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? एनर्जेटिक्स में। तो यही आपकी मैकेनिक्स और यही आपके मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स। अब इसे मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे मोशन क्या हुआ, जैसे मान लो ये हमारे हाथ में क्या है, एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये अभी क्या है, किसमें? ये अभी रेस्ट में है, ठीक है? ये अभी रेस्ट में है। अब इस पे मैंने फोर्स लगाया, इस पे जब मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव किया। ये क्या हुआ? मूव किया, ठीक है? ये मूव किया, ठीक है? तो मोशन तो हुआ। कैनेमेटिक्स में सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि ये मोशन हो रहा है, किधर मोशन हो रहा है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? ये हम कैनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन मोशन क्यों हुआ, अगर आप देखो तो मोशन क्यों हुआ? अब ये रियल फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझो इसे। मोशन क्यों हुआ? आप ये देखो, मोशन इसलिए हुआ क्योंकि ये पीछे से मैंने फोर्स लगाया। क्या किया मैंने? फोर्स लगाया इस पे। तो फोर्स क्या हो गई? फोर्स, बिल्कुल फोर्स वजह हो गई। किस चीज की वजह हो गई? मोशन होने की वजह हो गई। कौन सी वजह है? मोशन होने की वजह क्या हो गई? फोर्स। अगर फोर्स ना लगती तो क्या ये मूव करती? तो ये मूव नहीं करती, ये मूव नहीं करती, स्पीड वेलोसिटी वाली बात आती ही नहीं, ठीक है? ये मूव की, ये मोशन में आई क्योंकि हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। तो उस फोर्स के बारे में हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब इसी डायनेमिक्स में आता है, ठीक है? अब ये फोर्स हमने लगाया तो इसमें वेलोसिटी आई। वेलोसिटी आने से क्या हुई? वेलोसिटी आने से इसमें एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 9th में, हाफ एम बी स्क्वायर।
ठीक है। एनर्जेटिक्स में जिसे हम पढ़ाई करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर जो है, ठीक है। कैनेटिक एनर्जी आई, कैनेटिक एनर्जी उसमें आई, ठीक है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करो कि कोई ट्रक है, कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर है, कुछ भी है, ठीक है। वो जब स्टार्ट होती है उसमें और जब वो स्पीड से आ रही होती है, ठीक है, तो आप उसके सामने जब खड़े रहोगे, जब वो रेस्ट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो चल रही होती है तब आप एक बार उसके सामने आना, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चलेगा, एनर्जेटिक्स के बारे में आपको क्या होगा पता चलेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी कैनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स। कैनेमेटिक्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है, पहला टॉपिक है कैनेमेटिक्स, जिसका ये पहला लेक्चर भी था। आज के वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें बताई, 3 पार्ट में आज हमारा वीडियो था। पहले पार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा ओरिएंट करा और थोड़ा सा मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया, आइडिया दिया थोड़ा सा आपको सिलेबस का। दूसरे पार्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया 9th और 10th की फिजिक्स और 11th और 12th की फिजिक्स की में। और तीसरे पार्ट में मैंने आपको मैकेनिक्स से स्टार्ट करा, कैनेमेटिक्स आपका जो पहला चैप्टर है वो मैंने आपको स्टार्ट करा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स मैं देख रहा हूँ, उसके लेक्चर्स में पैरेलली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ाई कर लो उसे, ठीक है। ये आपका 3 टॉपिक रहा, ये 3 पार्ट्स हैं मैकेनिक्स के, ये मैकेनिक्स रहा। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। मैकेनिक्स is the branch of physics in which we study about the motion or we deals with the motion. There are 3 parts of mechanics: kinematics, dynamics and energetics. In the kinematics we study about the motion without knowing its cause, ठीक है, okay. And in the dynamics we study about the cause of motion, and in the energetics part we study about the effect of motion, okay. तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इतना रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट लेक्चर आप क्या कैनेमेटिक्स को आगे हम फर्दर देखेंगे, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डाउट रह गया या फिर कोई भी बात है तो आप कमेंट में आप मुझे बताओ, ओके। थैंक यू।